गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 हिमालय की बेटियां। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। लेख से प्रश्न 1। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर: नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न 2 कहता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? उत्तर: सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती है। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद को इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर और लुभावनी लगती है। प्रश्न 3। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर: जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी बस्ती बसाई है और खेती बाड़ी करना शुरू किया है। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पंछी, पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। प्रश्न 4। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर: हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेख से आगे। प्रश्न 1। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं को चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। बच्चे, इसका उत्तर होगा, ये जो कार्य है बच्चों आपको स्वयं करना है। अपने पुस्तकालय की सहायता से आपको ये कार्य अपने से करना है। प्रश्न 2। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। उत्तर: हिमालय। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। युग युग अजय निबंध मुक्त, युग गौरव उन्नत नित महान, निसिम व्योम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान।
महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तू कर द्रुगुण्यमेश, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद पर स्वदेश। सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धारें, जिस पुष्प भूमि की ओर वही, तेरी विगलित करुणा उद्दार, मेरे नगपति मेरे विशाल। रामधारी सिंह दिनकर। उपयुक्त कविता की तुलना यदि नागार्जुन द्वारा लिखित पद निबंध से करें तो हम पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। इस कविता में दर्शाया गया है कि हिमालय का भारतवासियों से प्राचीन काल से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भारत धरती का मुकुट हिमालय पर्वत अपनी जड़ों को पाताल तक ले जाए हुए हैं। उसके ध्वल शिखर आकाश का चुम्बन करते हैं। यहाँ कवि दिनकर ने हिमालय को प्राचीन काल से समाधि में लीन होकर किसी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। वहीं लेखक नागार्जुन ने अपने निबंध में हिमालय का वर्णन नदियों के पिता के रूप में किया है, जो अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं। चलिए अब प्रश्न 3। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर, 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही है, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी है, आप सबको पता है। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है, जो कि मानव अहितकारी है। क्या है ये? मानव प्रजाति के लिए अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। प्रदूषण बढ़ने से धीरे धीरे गंगा जल प्रदूषित होती जा रही है। प्रश्न 4। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न 4 कि अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। अनुमान और कल्पना। लेखक यहाँ क्या प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न 1 में कि लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। उत्तर, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है, पर हम उन्हें मां समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें धरती को जल प्रदान करती है। नदियां क्या करती है बच्चों? हमें और धरती को जल प्रदान करती है, इसलिए उसे हमें मां समान कहते हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती है। एक सच्चे मां एवं मित्र के रूप में नदियां हमारा सदैव हितैषी रही है और उन्होंने भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त हैं। उसमें दिखावा अधिक, वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखाने के कचरों को रोका नहीं जा सका है।
फिर भी नदियाँ सुरक्षा के लिए हमारे देश में, नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जा रही है, जो निम्न है। कल कारखानों से निकलने वाले कचरों को तो रोका नहीं जा सकता है बच्चों, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो निम्न है। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल कटाव को रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उसमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रभावित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। प्रश्न 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियां को एक निबंध लिखिए। उत्तर, सभी विद्यार्थी मिलकर इसकी चर्चा करना है। चर्चा हेतु संकेत बिंदु कुछ दिए गए हैं। आप सभी को यहाँ बच्चों कुछ मैं बिंदु बता रही हूँ और आपको मिलकर इन बिंदुओं के बारे में चर्चा करना है। देखिए, 1 में जल प्राप्ति, 2 बांध बांधना, 3 वर्षा में सहायक, 4 सिंचाई में सहायक, 5 आवागमन हेतु सहायक, 6 बिजली बनाना। ये कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिन्हें आप सब मिलकर चर्चा कर सकते हैं। नदियां हमारे जीवन का आधार है। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियां अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती है। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां धरती को उपजाऊ बनाती है। प्राणी मात्र का प्यास बुझाने के लिए नदियां धरती को उपजाऊ बनाती है, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थस्थल भी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसी कारण नदियां पूजनीय है। इसके कारण नदियां क्या है? पूजनीय भी है। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती है, वर्षा लाने में सहायक होती है। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। ये आपका निबंध है बच्चों। अतः अंत में हम यही कहा जा सकता है कि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। भाषा की बात। प्रश्न 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। चलिए, उदाहरण क, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। अन्य पाठों से देखिए। उत्तर अन्य पाठों से। 1, लाल किरण सी चोंच खोल
चुगते चुगते तारक अनार के दाने। 2, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। 3, सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर में मकानों से उस और लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला और आगे बढ़ जाता। क्या होता है कि सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस और लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। 4, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालू शाही रख दी गई हो। 5, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी माजोरी के लिए ही कही जाएगी। प्रश्न 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ में इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। उत्तर, पाठ से अन्य उदाहरण। 1, संभ्रांता महिला की भांति प्रतीत होती थी। 2, उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। 3, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप। 4, पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। 5, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। 6, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ भी झिझक नहीं होती। प्रश्न 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण विशेष संज्ञान का मिलान कीजिए। यहाँ विशेषण विशेष विशेषण विशेष। संभ्रांत, समतल, मूसलाधार। विशेष में वर्षा, महिला, आंगन। विशेषण में चंचल, घना, जंगल, नदियां। उत्तर देखते हैं। वो प्रश्न था, ये रहा उत्तर। संभ्रांत किसे कहा गया? संभ्रांत। महिला, समतल, आंगन। मूसलाधार किसे? वर्षा। मूसलाधार का वर्षा। चंचल क्या होती है? नदियां। विशेषण चंचल है और विशेष्य नदियां। विशेषण घना और विशेष्य जंगल। प्रश्न 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है। इसका अर्थ राजा और रानी है। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। उत्तर, छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप। प्रश्न 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है और जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए।
प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दिन, भाववाचक संज्ञा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, रात तार, जाता का ताजा, भला का लाभ, राही का हीरा, नव का वन, नमी का मीन, नशा का शान, लाल का लला। प्रश्न 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाव, अजमेर, बनारस। उत्तर, सतलुज, सतद्रुम, रोपड़, रूपपुर, झेलम, वित्स्ता, चिनाव, विपाशा, अजमेर, अजय मेरू, बनारस, वाराणसी। प्रश्न 7, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। उत्तर, वाक्य और विश्लेषण। चलिए देखते हैं कैसे ये का वाक्य हम विश्लेषण कर सकते हैं। क, बापू को कौन नहीं जानता। ये कैसे हम लिखेंगे कि हर कोई बापू को जानता है, ऐसे इसका विश्लेषण हो रहा है। ख, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। इसका होगा उत्तर, शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। ग, वह शायद ही तुम्हें देख सके। ये बनेगा शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। वे लोग शायद ही उधर खेलें। घ क्या कह रहा है, वे लोग शायद ही उधर खेलें। इसका उत्तर हो जाएगा वे लोग शायद इधर ना खेलें। बच्चों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसे लगा, इसे लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।